So let's talk about blood pressure. A lot of people, this is a mysterious journey for a lot of people. So with the very basic, what is blood pressure? So blood is the primary transportation system in our body. It is running through our arteries and all kind of blood vessels, arteries being one. So blood pressure by default जो हार्ट वाली आर्टरी है उस पे जो प्रेशर पड़ता है जब ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसको हम ब्लड प्रेशर, नॉर्मली हम उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं. सो दो तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं, एक लोअर नंबर है और एक हायर नंबर है. तो एक सिस्टोलिक होता है और एक डायस्टोलिक होता है. सो जब ब्लड का प्रेशर ऐसे जब आर्टरीज पे से पड़ता है, जब वो प्रेशर होता है तो उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जब आर्टरीज रिलैक्स होती हैं तो उसको डायस्टोलिक बोलते हैं. तो आपको ये ऐसे भी समझ में आ सकता है. तो हमारे पास दो तरीके के नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक. The sympathetic is when there is stress, right? So systolic is when there is stress on the arteries, and diastolic is when the parasympathetic nervous system helps the arteries to relax. So ये दो तरीके के ब्लड प्रेशर है जिनको हम मेजर करते हैं. नाउ ब्लड प्रेशर इटसेल्फ भी दो तरीके का माना जाता है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी. सो सेकेंडरी ब्लड प्रेशर वो होते हैं जैसे अगर हमारी किडनी में प्रॉब्लम है और किडनी में प्रॉब्लम की वजह से अगर हमको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम सेकेंडरी ब्लड प्रेशर कहते हैं. और प्राइमरी ब्लड प्रेशर का जो कॉज है वो मेडिकली ऐसे कहा जाता है अननोन कॉज है, पता नहीं है कि क्या कॉज है. सो यूजुअली वी कैन पुट अ फिंगर ऑन, लाइक मेडिकली दैट्स व्हाट दे से, पुट अ फिंगर ऑन कि इस कारण से ब्लड प्रेशर है. But broadly to understand, let's look at it how a lot of things are interconnected. So one thing definitely is interconnected is stress, which you can feel like जितना ज़्यादा stress होता है, जितना ज़्यादा cortisol होता है, उतना ज़्यादा blood pressure high होता है. और ये आपने by observation भी देखा है कि जब लोग pressure में होते हैं, जब किसी तरीके का stress आता है, cortisol release होता है, तो हमारा blood pressure ऊपर की तरफ जाता है. This is all of us know. Now, since you have been participating in this program, you also know कि अगर हमारा cortisol ऊपर जाता है तो हमारा insulin भी ऊपर जाता है, right? So one of the cause and effect जो observation से आया है वो ये है कि जब हमारी बॉडी में insulin resistance हाई होता है, जब इंसुलिन हाई होता है हमारी बॉडी में या इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तभी भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है. क्योंकि इंसुलिन हाई होने पर एक नॉर्मल सी बात समझने की है, जैसे एक पाइप है, जैसे घर में जो हम लोग पानी देने के लिए, जो पौधों में पानी देने के लिए पाइप इस्तेमाल करते हैं, अगर वो पाइप जब नया आता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है. तो आपने देखा है कि वो फटता नहीं है, राइट? वो इंटैक्ट रहता है, उसमें पानी बह सकता है. अगर पानी तेज भी आ रहा है तो पाइप थोड़ा फूट जाता है, वापस आ जाता है अपनी जगह पर. पर अगर उसे हम धूप में छोड़ दें पाइप को थोड़े दिनों बाद, जब वो पुराना हो जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, या उसके अंदर जब पानी बहता रहता है तो अंदर कुछ डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और वो डिपॉजिट होने के बाद पाइप जो है वो हार्ड हो जाता है. अभी वो कहीं से भी चटक जाता है, कहीं से भी टूट जाता है. हैव यू नोटिस्ड इट? तो अगर आपको सिंपली समझना है तो अपने आर्टरीज को भी हम ऐसे ही समझ सकते हैं. जब हमारी जो आर्टरीज है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है और उनमें अंदर कुछ डिपॉजिट होते चला जाता है तो वो हार्डन्ड हो जाती है. जब मैं कहती हूँ कुछ डिपॉजिट हो जाता है तो सब लोग ऐसे इमेजिन करते हैं फैट डिपॉजिट होने से हार्ड होती है. जब वो आर्टरीज कैल्शियम के डिपॉजिशन से हार्ड होती है, जब हमारी बॉडी में कैल्शियम रॉन्ग जगह पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, विच इज आवर आर्टरीज, तो उससे हमारी आर्टरीज हार्डन होना शुरू होती है. या फिर जब हम ऐसा फूड खाते हैं जो हाई शुगर फूड है, मतलब जो कि हम खाते ही आए हैं, जैसे कि मैं डीआरजी करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस पुराने टाइम में मैं 300 से 400 जीएल का फूड खाती थी, उतना शुगर खाती थी. तो शुगर ऑल्सो मेक्स प्रेजेंस ऑफ सो मच ऑफ शुगर causes damage in our arteries. Okay, so because of which our arteries are becoming hardened. जब कोई चीज hardened होती है तो उस पे प्रेशर ज्यादा होता है.
So that's one thing that you can remember. The two things that I have told you so far that you can remember. Third thing that you need to remember is कि जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स एज द नेम सजेस्ट, कार्बोहाइड्रेट्स वो अपने साथ वाटर को रिटेन करते हैं. वाटर के रिटेंशन के साथ साथ सोडियम का बहुत ज्यादा रिटेंशन होता है. तो जितना ज्यादा आप कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे, बिसाइड इंसुलिन एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, कार्बोहाइड्रेट्स उतना ज्यादा वाटर रिटेन करते हैं और वाटर के साथ उतना ही ज्यादा सोडियम भी रिटेन होता है. तो दैट्स थर्ड थिंग कि वाटर का वॉल्यूम हम इंक्रीज कर रहे होते हैं बिकॉज हम वाटर को रिटेन कर रहे होते हैं. एंड वन काइंड ऑफ मेडिसिन फॉर ब्लड प्रेशर इज डायोरेटिक्स बोलते हैं उन मेडिसिन को. उनको हम वाटर पिल्स भी कहते हैं. उनका काम ही ये होता है कि बॉडी से ब्लड से एक्स्ट्रा वाटर है उसको रिमूव करते जाना. ओके, द वेरी वर्क ऑफ दोज मेडिसिन इज टू रिमूव वाटर फ्रॉम द ब्लड, और उस वाटर के साथ साथ सोडियम को भी रिमूव करते जाना थ्रू द यूजेज ऑफ किडनी. So that is what the medicine is trying to do, trying to remove water and sodium out of the blood, and this is how your blood pressure comes down. It's a very interesting thing that I was reading. Blood pressure की medicine खाने से blood pressure 4 से 10 points कम आता है बस. It only lowers up to 10 points, nothing more than that. And this is only solution to manage the symptom. जो root cause है, which is deposition of calcium, high insulin, high sugar, retention of water, ये उसके causes पर ये दवाइयाँ काम नहीं कर रही होती हैं. So when you are in the program and you are trying to do low sugar, that will heal your insulin and that will heal your insulin resistance, and that will greatly help you lower down your blood pressure. It is directly connected. The second thing is, which most people don't understand, sodium and potassium का balance चाहिए होता है body में. This balance is usually 1:4, 1 sodium and 4 potassium चाहिए होता है. Sodium cells के बाहर होता है और potassium cells के अंदर जाना होता है. So सोडियम पोटेशियम का जो बैलेंस है ये मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है. इसीलिए जितना ज्यादा आप लीफी ग्रीन वेजिटेबल या ग्रीन वेजिटेबल या वेजिटेबल्स आप जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को पोटेशियम मिलेगा. पोटेशियम हाई जाता है तो हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी ठीक होता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, ये सोडियम पोटेशियम का बैलेंस भी ठीक होता है. So this is something very very critical. जितना ज्यादा ग्रीन वेजिटेबल आप इंक्लूड करते जाओगे अपने मील्स में उतना ज्यादा आपका ब्लड प्रेशर हील होने का मौका मिलेगा. Okay, then another thing that you need to understand is हमारी बॉडी में सोडियम एक्चुअली जरूरत है. तो अगर आप बहुत लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेते जाते हैं तो व्हाट यू आर रियली डूइंग इज लोअरिंग द सोडियम. आपने अगर किसी ओल्ड एज लोगों का ट्रीटमेंट किया है, मैंने अपने फादर के टाइम पे बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया था कि ओल्ड लोगों का अक्सर सोडियम लेवल डिप हो जाता है, और उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि वो बहुत सालों तक डायरेटिक्स ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होते हैं वो ले रहे होते हैं. तो इसीलिए मैं अपने प्रोग्राम पे कहती हूँ कि सॉल्ट की अवेयरनेस रखनी है, सॉल्ट लेना है, अच्छा सॉल्ट लेना है जिसमें आपको सोडियम भी मिलेगा और आपको आपका पोटेशियम अप रखने की कोशिश करनी जिससे सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस मैनेज हो जाएगा. मेक सेंस? सो फर्स्ट थिंग दैट आई सेड इज यू गॉट टू मैनेज योर कॉर्टिसोल. जितना अच्छा डीप ब्रीदिंग आप करना सीखोगे उतना आपका ब्लड प्रेशर मैनेज होगा. दैट्स वन single way of managing your blood pressure is deep breathing. Second thing that I talked about, healing your insulin resistance and insulin level helps you. Third thing that I talked about is maintaining your potassium level, like sodium and potassium का balance manage करना बहुत जरूरी है. Increasing your potassium to 500 to 700 grams of green vegetable every single day if you're dealing with blood pressure. And even if you're not dealing with blood pressure, do lots of vegetable. Fourth thing that you got to do, इसका कोई मुझे साइंटिफिक एविडेंस नहीं मालूम है, बट ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्वेशन से ऐसा माना गया कि जितना आप विटामिन डी आपकी बॉडी में ठीक होता है उतना आपका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है.
तो अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो ब्लड प्रेशर हाई जाने के चांसेस होते हैं. टेकिंग केयर ऑफ विटामिन डी इज वेरी वेरी क्रिटिकल. देन कैल्शियम का डिपॉजिट होने के से जो हमको बचाता है विटामिन, वो विटामिन K2 है. इसीलिए जब भी हम विटामिन डी लेते हैं तो साथ में विटामिन K2 लेते हैं. विटामिन K2 व्हेन यू इफ यू हैव ब्लड प्रेशर इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल विटामिन टू टेक बिकॉज इट मोबिलाइजेस द कैल्शियम. कैल्शियम को मोबिलाइज होके बोन्स तक पहुंचने की जरूरत होती है. Vitamin K2 helps you. That's another thing that helps you in blood releasing the blood pressure. Last is magnesium. When you do take magnesium, magnesium is natural relaxer of the body. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने के बारे में भी कंसिडर कर सकता है, या अगर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स करेंगे तो मैग्नीशियम आपको मिल ही जाएगा. सो दिस इज अनदर वे. दीस आर द 6 broad things that you can do to manage your blood pressure problem. I hope that solves some of it for you. And fundamentally, do what we are doing in the program. Do it religiously. Keep focusing on breathing out. Sleep well. कल I was reading another data. एक रात को अगर आप ठीक से नहीं सोएं तो हमारा cortisol 100% increase हो जाता है. cortisol increase होने से blood pressure increase होगा ही होगा. जितना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रखोगे उतना ज्यादा ब्लड प्रेशर ऊपर की तरफ जाएगा. एंड दिस इज व्हाई दिस इज वन कॉमन प्रॉब्लम अमंग एवरीबॉडी. और सब दवाइयों से मैनेज करने की कोशिश करते हैं और कोई अपनी लाइफ में रूट कॉज ऑफ कॉर्टिसोल को मैनेज करने की कोशिश नहीं करता है. That's all that I had to explain. If you have a question to ask, please go ahead and ask the question. Wow, Suti, this is really elaborate explaining. Thank you so much. I've been looking forward for the information on K2. Thank you. Acha, I just have a question that K2 we need to take 100 mcg, right, in a day? 100 mcg, yes. So, जो मेरी जो tablet है, that comes for 55 mcg. So, I should take 2 of them, right, in a day? Okay. Thank you. तो K2 और D3 का रेशियो होता है. अगर हम D3 10,000 IU ले रहे हैं तो हम K2 100 mcg लेते हैं. किसी केस में अगर आपका विटामिन डी बहुत लो है तो आप 20,000 IU पर डे भी ले सकते हैं आप विटामिन D3, और उस केस में आप K2 200 mcg देंगे. Okay, so like that. Stuti, in the evening or night, some calls comes like and they give tension most of the time. So should we take those calls or should we started taking those calls in the morning? Like if you're talking to your parents, they are sick or they have some problem, it hits you in the whole night. So how to manage that? Is your capacity to manage stress. आप stress को आने से नहीं रोक सकते. We can't put a door की stress आपको 9 बजे के बाद नहीं आएगा. You can increase your capacity to handle stress. See, stress हमारी को इफेक्ट तब तक नहीं करता जब तक हम स्ट्रेस को इन्विटेशन नहीं देते कि हमारी बॉडी में आके रहो. So keep activating your parasympathetic nervous system. Root yourself in some spiritual activities so that you know कि ये चीजें इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितना सिग्निफिकेंस हम चीजों को देते हैं. तो किसी ना किसी तरीके से आपको ये बात समझ में आएगी. किसी को गीता पढ़ के समझ में आती है, किसी को रामायण पढ़ के समझ में आती है, किसी को कोई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम करके समझ में आती है. सबको आता है लाइफ में समझ में. बहुत सारे रास्ते हैं समझने के, पर ये समझना बहुत जरूरी होता है कि हम ऐसे फुल यूनिवर्स के गेम में डॉट के इक्विवेलेंट भी नहीं है और फुल टाइमलाइन के इक्विवेलेंट में हमारी लाइफ एक डॉट के बराबर भी नहीं. तो जिन चीजों का हम इतना स्ट्रेस लेते हैं, ये मेरे कहने से नहीं होगा मेरे ख्याल से, पर आपको किसी ना किसी लेवल पे ये बात समझ में आएगी और डीप रूटेड समझ में आएगी कि इतना कोई सिग्निफिकेंस नहीं है जितना सिग्निफिकेंस हम चीजों को देते हैं. और जितना आप ये प्रैक्टिसेस करोगे उतना आपका कॉर्टिसोल लोअर होता जाएगा. आप इतना सिग्निफिकेंस नहीं दोगे उन चीजों को जिनको अभी आप दिल से लगा के बैठे हो. So as I keep saying कि आपको अपनी स्ट्रेस के हैंडलिंग की कैपेसिटी ही इंक्रीज करनी होगी. पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना सीखना होगा. We cannot lower stress. We can only stop the accumulation of stress on our body. Okay, thank you. And you had mentioned about the calcium test some time back.
calcium. You had mentioned, I don't remember what was. It was trying to figure out how much of calcium is deposited in your arteries. This calcium for artery calcification score बोलते हैं उस test को. So you can. So that is important to get it done and establish a little baseline, right? Absolutely. It's a very, very good test to get done to understand what is your calcium deposit in the arteries. Ideal number is 0. But I'm sure ideal नहीं होगा हमारा, कुछ तो score आएगा ही आएगा. Thank you. Thank you so much. Thank you. Anybody else has a question to ask? So, Siti, I have one question. आपने बताया कि सोडियम पोटेशियम का रेशियो ठीक रहना चाहिए बॉडी में, right? And you don't recommend the Tata salt, you recommend the Sendha namak. So I've been having Sendha namak. Black salt, yeah. Yeah, black salt. I'm not taking this Tata salt. But recently, somebody told me कि आपका जो thyroid गड़बड़ आ रहा है वो आपने iodine नहीं लिया. You don't take iodine. So iodine is very important for for your thyroid gland. तो क्या कहते हैं थोड़ा सा ही लो लेकिन थोड़ा सा वो टाटा सॉल्ट खाना चाहिए. So is that so? I mean, or how else do I can take iodine? आके देख लो यार, अगर उससे थायराइड ठीक हो जाता है तो 6 महीने का एक्सपेरिमेंट करके देख लो. मतलब इसमें मैं क्या ही सलाह दे सकती. 6 महीने खा के देख लो ना, थोड़ा सा टाटा का नमक कच्चा खाना, क्योंकि अगर पका दिया तो आयोडीन वैसे ही इवेपोरेट हो जाता है, बचता नहीं है. तो अगर खाना है टाटा का नमक तो कच्चा खा के देख लो. 6 महीने बाद फिर से थायराइड टेस्ट करा लेना, पता चल जाएगा कि होगा नहीं होगा. और अगर कोई थोड़ी अच्छे से एडवाइस माननी है तो सी कैल्प बोलती हूँ मैं खाने के लिए. अगर आप लोगों ने नोटिस किया तो मैं सी कैल्प बोलती हूँ, जो बहुत बार बोल चुकी हूँ. सी कैल्प खाने से थायराइड हमको जो आयोडीन चाहिए होता है जितना वो हमको मिलता है, और साथ में और भी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं. तो सी कैल्प इज अ सप्लीमेंट व्हिच आई हैव बीन रेकमेंडिंग. खा सकते हैं. और जिनको हाइपर थायराइडिज्म होता है वो लोग नहीं खाएंगे, मतलब जो बहुत पतले होते हैं वो लोग नहीं लेंगे, बाकी लोग ले सकते हैं. Okay. अगर आपको थायराइड प्रॉब्लम है, okay. So I have to buy the supplement for vitamin D also. And वो जो K2 आप बता रहे हो, K2 या K12, I'm not sure. वो बहुत महंगी आती है ना? Be sure ना, रोज आते हो हडल में. Start being sure about it. K2 it is. K2, हाँ, sorry, K2. And K2 and potassium are two different things. दोनों का symbol chemistry में K है, but they are different things. Potassium is K, sodium is Na, and this vitamin name is vitamin K2. This is different than potassium. Okay. Okay. So, but this is a very expensive medicine, isn't it? All supplements are very expensive, and if we are at all taking supplements, we got to be taking expensive supplements. Don't buy cheap supplements because then they are not good. They will create other problems. And this is like a common question that why should we be taking supplements when we should be getting everything from the natural sources? Oh yeah, sure. So vitamin K2 we get from red meat. If you can get organic red meat and have it, I mean, nothing like it, but then it becomes very, very difficult, isn't it? So, or basically soils are so depleted, our food are not, we're not getting what we should be getting, and we don't grow any food ourselves. So yeah, that's why we got to take some basic supplements, and that will be helpful to live well in this era that we are living in. And vitamin D का जो liquid bottle आता है, I can have it once in a week. The liquid bottle आती है. We take every single day 10,000, 15,000 IU. Don't take a shortcut on things that doesn't require a shortcut. 10,000 IU every single day. 10. Your vitamin D3. So get your vitamin D3 tested, and then you can start it. You know what? I keep repeating the same information many times. पानी दे दो, वो डाल के फिर मम्मी को. Is there any, Stuti, I wanted to ask, is there any use of this Himalayan pink salt? Any use of? Any specific use of Himalayan pink salt?
pink salt. स्पेसिफिक यूज पूछ रहे हो आप, यू नो? हाँ, pink salt because everybody says it's good. जितनी भी कुकिंग करना चाहिए वो या तो पिंक सॉल्ट में करनी चाहिए, और जितना भी कच्ची जगह हम नमक खाते हैं वहां पे हमको ब्लैक सॉल्ट यूज करना रेकमेंडेड है। एक्टिव चारकोल होता है ब्लैक सॉल्ट में, जिसकी वजह से उसका कलर ब्लैक होता है, विच इज अ नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर। Okay. So, Stuti, what about the low blood pressure which happens? When you have low blood pressure, do some activities, get out of home, थोड़ा सा कुछ एक्शन में लाओ अपनी बॉडी को, बहुत लो मत पड़े रहो, so your blood pressure will automatically go up. Eat well, थोड़ा salt लो, नींबू पानी घोल के पियो, एक कॉफी बनाओ. Very simple things to do. Basically your blood pressure is very low because आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ पिया नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं करी है, फिजिकल बॉडी पे कुछ काम नहीं किया है, उससे कुछ काम करा लो फिजिकल बॉडी से, प्रेशर अपने आप ही अप चला जाएगा. इट्स लाइक पानी का टैप खोला ही नहीं है तो आर्टरी मतलब पाइप में कोई प्रेशर ही नहीं आएगा ना, उस टैप को खोलो, कुछ एक्शन में लाओ बॉडी को. बॉडी इज मेंट टू बी यूज्ड. Okay. डांस करो, थोड़ा रो, थोड़ा चिल्लाओ, थोड़ा लड़ो, किसी से कुछ करो, मतलब बेसिकली जियो तो ब्लड प्रेशर ऊपर चले जाएगा. क्या